अब हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा के लिए फिक्स रहेगा, या कोई भी थ्योरी या कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जिसके बारे में हम ये सोचें कि इसको कभी भी चैलेंज नहीं करा जा सकता। यहां पे मैंने आपके लिए एक स्टेटमेंट लिखा है कि नो थ्योरी इज परमानेंट इन साइंस। साइंस में कोई भी थ्योरी हमेशा के लिए परमानेंट नहीं हो सकती, और देयर इज नो अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी। माने ऐसा नहीं है कि अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई स्टेटमेंट हमें दे दी तो हम लोग उसको दोबारा से उसके बारे में नहीं पूछ सकते। वी हैव ऑल द राइट्स टू क्वेश्चन देम। माने साइंस जो है वो इतनी जेनरस है। थ्योरीज आती हैं, थ्योरीज चली जाती हैं। साइंस एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है, माने लगातार इसमें हम लोग चेंजेस देखते हैं। ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने आपको अभी दी है, इसके रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करता हूं। उस एग्जाम्पल को सुन के समझ के आप लोग ये बिलीव करेंगे कि जो अभी तक मैंने बोला है वो बिल्कुल सच है। क्लास 10th में आप लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा था। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी मदद से हम लोग चीजों को देख सकते हैं। लाइट से रिलेटेड जब थ्योरीज डेवलप हुई तो सबसे पहली जो थ्योरी डेवलप करी गई, इट वाज डेवलप्ड बाय न्यूटन। न्यूटन ने कॉर्पुस्कुलर थ्योरी डेवलप करी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो लाइट है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। उन्होंने लाइट के रिलेटेड स्ट्रेट लाइन थ्योरी प्रमोट करी, और उस थ्योरी को लेके उन्होंने कुछ लॉज बनाए। लॉज रिफ्लेक्शन के, लॉज रिफ्रैक्शन के। और ये जो थ्योरी है इसने इस दुनिया में, माने इस वर्ल्ड में काफी टाइम तक डोमिनेट भी करा। लोगों ने उनकी बात को सुना, उनकी बात को माना। इसलिए भी माना क्योंकि जो उन्होंने बोला था उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके भी दिखाया। लेबोरेटरी में जाके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। तो उनकी एक थ्योरी डेवलप हुई और काफी पॉपुलर हुई। पर कहीं ना कहीं बहुत सारे साइंटिस्ट ये बिलीव कर रहे थे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। लाइट का जो नेचर है वो सभी दिशाओं में फैलने जैसा है, जैसे पानी सारी डायरेक्शंस में फैल जाता है। और पानी का इस तरह से फैलना सभी दिशाओं में ये वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करता है, वेव की नेचर से मैच करता है। और इस बात को सबसे पहले बताया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हाइजन। हाइजन ने ये बोला कि जो लाइट है उसके पास वेव नेचर है। तो ये बात न्यूटन को अच्छी नहीं लगी, तो हाइजन को चैलेंज करा गया। तो फिर हाइजन ने क्या करा, जो लॉज रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के न्यूटन ने बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्योरी, उन्हीं लॉज को हाइजन ने वेव थ्योरी के बेसिस पे भी प्रूफ करके दिखाया। तो दुनिया को ये मानना पड़ा कि लाइट के पास वेव नेचर भी है। अब इतनी डिस्कशन में मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी है कि शुरू में ये माना जा रहा था कि लाइट हैज गॉट स्ट्रेट लाइन नेचर, बट उसको चैलेंज करा गया। किसने चैलेंज करा? बाय द साइंटिस्ट नेम्ड एज हाइजन। और उन्होंने प्रूफ करा दैट लाइट हैज गॉट वेव नेचर। ये जो दो साइंटिस्टों के बीच में डिस्कशन थी कि वेदर लाइट हैज गॉट स्ट्रेट लाइन नेचर और वेव नेचर, ये काफी डिबेटेबल थी। स्ट्रेट लाइन नेचर से रिफ्लेक्शन
रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनास को एक्सप्लेन करा जा रहा था। बट वेव नेचर से इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन, इनके बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इन फिनोमिनास को एक्सप्लेन करा गया। तो हमें दोनों ही पार्ट्स को मानना पड़ा। अल्टीमेटली दोनों में नेगोशिएट करवाया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था डी ब्रॉय, जिसको कई बच्चे डी ब्रॉगली भी बोलते हैं। डी ब्रॉय ने ये बोला कि हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है ये मानने में कि जो लाइट है उसके पास ड्यूअल नेचर है, माने कुछ फिनोमिनास लाइट के स्ट्रेट लाइन नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं और कुछ फिनोमिनास लाइट के वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन करे जा सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया दैट लाइट हैज गॉट ड्यूअल नेचर। मैं आपको एवोल्यूशन की कहानी सुना रहा हूं। और उसके बाद यही हम लोग नहीं रुके हुए। इसके बाद जो आज की डेट में जो मॉडर्न फिजिक्स है वो हमें ये समझाती है दैट लाइट हैज गॉट पार्टिकल नेचर। क्वांटम थ्योरी जो डेवलप हुई है, जिसको डेवलप करा गया था बाय ए साइंटिस्ट हुज नेम इज मैक्स प्लैंक, उन्होंने बताया कि जो लाइट है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड एज फोटोन्स। फोटो लाइट ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जितने भी रहते हैं उनके एंड में सफिक्स जो है वो ऑन लगा रहता है, तो फोटोन्स। तो आज दुनिया ये मानती है कि लाइट जो है इट हैज गॉट फोटोन लाइक नेचर। फोटोन्स विच आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चलते हैं, और जब किसी सरफेस पे जाके हिट करते हैं वो फैल जाते हैं, दे स्प्रेड आउट। तो सीधा चलना स्ट्रेट लाइन नेचर, सरफेस पे हिट करके स्प्रेड हो जाना वेव नेचर। तो मॉडर्न जो लाइट की थ्योरी है वो क्वांटम थ्योरी आज की डेट में चल रही है, फोटोन थ्योरी आज की डेट में चल रही है। अब हो सकता है आने वाले दिनों में रिलेटेड टू दिस एस्पेक्ट कोई नई थ्योरी भी आ जाए। मैं आज की डेट में आपको इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, पर हाँ इस पूरी डिस्कशन में मैंने आपको ये कम्युनिकेट करा है कि फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है या साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको हम लोग परमानेंट मान के चलें। अब अगर आप पिछले लेक्चर के डिस्कशन को भी रिकॉल करेंगे तो आपको याद होगा मैंने उसमें बताया था कि न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने एक फिनोमेना को समझने में गलती करी और उस गलती को करेक्ट करा उन्हीं के एक स्टूडेंट ने जिनका नाम था लाप्लास। तो इस सारी डिस्कशन में मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साइंस में या फिजिक्स में कोई भी अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। माने थ्योरीज आएंगी, थ्योरीज बदल सकती हैं, हमारी आज जो सोच है उस सोच में आने वाले समय में चेंजेस आ सकते हैं। तो आपको भी जब पढ़ना है तो इसी तरह से पढ़ना है कि आप लोगों को किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना। आपके पास हर राइट है कि आप जो भी आपसे डिस्कस करा जा रहा है उसके बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, राइट। अब अगली चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये पूरी डिस्कशन का, हम लोगों ने अब पहुंचना था ये समझने के लिए कि फिजिक्स एक्चुअल में क्या है। फिजिक्स बेसिकली साइंस का एक इंटीग्रल पार्ट है। साइंस एक जनरलाइज स्टडी है और फिजिक्स उसकी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच हम लोग बोल सकते हैं। अब फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी नेचर को स्टडी करते हैं और
जो उस नेचर को लॉज गवर्न कर रहे हैं उनके बारे में समझते हैं। तो मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है कि व्हाट इज फिजिक्स। सो आंसर इज वेरी सिंपल। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। मैं ये स्टेटमेंट देने में बिल्कुल भी नहीं डरूंगा कि अगर मैं ये बोलूं कि फिजिक्स इज गेटिंग क्लोजर टू गॉड। ये एक ऐसा जरिया है जिससे आप भगवान के नजदीक जा सकते हैं। देखिए, गॉड को कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है? तो आंसर है ट्रुथ, सच्चाई। और जब आप लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे, माने जो फिनोमिनास को समझेंगे, तो आप लोगों को सच का आभास होगा, रियलिटी से आप रूबरू होंगे। तो फिजिक्स है क्या? आंसर इज वेरी सिंपल, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ओके, अब अगला पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे या जब फिजिक्स को डेवलप करा जाता है तो कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे ध्यान रखा जाता है। सो देयर आर टू कोर एरियाज ऑफ फिजिक्स। दो मेन बातें हैं जिन पे हम लोग ध्यान रखते हैं। पहला यूनिफिकेशन और दूसरा रिडक्शनिज्म। अब क्या मतलब है यूनिफिकेशन का और क्या मतलब है रिडक्शनिज्म का? मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स पढ़ते हुए किन किन बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं? तो मैंने आपको बताया फिजिक्स के दो कोर मेन एरियाज हैं, दो थ्रस्ट एरियाज हैं। कौन कौन से? यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। अब यूनिफिकेशन समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन। आज आप लोगों ने पढ़ना शुरू करा और अगर मैंने आपको बोला कि फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को कम से कम 1000 लॉज समझने पड़ेंगे, तो एक बारी तो आप लोग घबराओगे, इतने सारे लॉज। तो थोड़ा सा हम लोगों को डर महसूस होगा। हम लोग इस तरह से डरते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद अलग अलग फिनोमिनास को, जो अलग अलग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उन सभी को एक वन रूफ के अंडर लेके आने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हैंड में एक मार्कर है। इसको मैं अगर रिलीज करूंगा तो ये नीचे की तरफ गया। अब अगर ये नीचे की तरफ गया तो इसको अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। किस वजह से? किस फोर्स से? तो आंसर है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब अगर हम लोग अर्थ को देखते हैं तो हम सारे जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में। तो किस वजह से वो अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है? तो आंसर है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अब ये दो अलग अलग तरह की फोर्सेस के मैंने आपको नाम ले दिए, बट अगर मैं कहूं कि ये दोनों फोर्सेस अलग अलग नहीं हैं, सिर्फ एक ही हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गया बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ सन के सराउंडिंग्स में रिवॉल्व करती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं इस समय अर्थ पे खड़ा हूं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसी बहुत सारे फिनोमिनास हम लोगों ने देखे और उन सभी फिनोमिनास को सिर्फ एक ही फोर्स की हेडिंग में कर दिया। वो क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें क्या हम लोगों ने करने की कोशिश करी? हम लोगों ने बहुत सारी फोर्सेस को एक ही छत के अंडर
हेडिंग में लाने की कोशिश करी। एक और एग्जांपल देता हूं। आप लोग देखते हैं कि मैं जब इस बोर्ड पे लिखता हूं तो इस मार्कर में से इंक के पार्टिकल्स निकले हैं। वो इंक के पार्टिकल्स इस बोर्ड के अगेंस्ट मैंने प्रेस करे, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स उनको नीचे गिरना चाहिए था, बट वो नीचे नहीं गिरे, वो इसके साथ चिपक गए। किसके साथ? बोर्ड के साथ। किस वजह से? तो आंसर है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मेरे पास एक मोबाइल है और आपके पास भी एक मोबाइल है। अगर मैं चाहूं तो इस समय आपका नंबर डायल करूं तो आपका मोबाइल बजेगा, उसका रिंगर बजेगा। किस फोर्स की वजह से? तो आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। मैं इस समय चल पा रहा हूं, आगे बढ़ सकता हूं, तो हम लोग बोलते हैं क्यों हम चल सकते हैं? तो आंसर इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन का जो फंडामेंटल नेचर है वो इलेक्ट्रिकल ही है। तो मार्कर के पार्टिकल्स का बोर्ड के साथ चिपक जाना, मेरा यहां से वहां तक चल के आगे आ पाना, मेरा आपसे टेलीफोनिकली बात कर सकना। और एक और एग्जांपल, हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा हुआ है। तो एटम का जो सेंट्रल कोर है, न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन्स रहते हैं और सराउंडिंग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम सकते हैं। किस फोर्स की वजह से? सो आंसर इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप देखिए इतने अलग अलग फिनोमेनाज हैं और उन सभी फिनोमेनाज को मैं सिर्फ एक ही फोर्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स। कहने का मतलब ये है कि हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग जितने भी फिनोमेनाज हैं उन सभी को वन रूफ के अंडर लेके आने की कोशिश करेंगे। और अगर मान लीजिए कहीं किन फिनोमेनाज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते कि वो एक ही छत में आ जाएं, तो उनको कोई और नाम दे सकते हैं, राइट? तो थोड़ा सा इसकी डिटेल डिस्कशन हम और आगे बढ़ के करेंगे, बट हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स स्टडी करने का वो क्या है? यूनिफिकेशन। अब इसकी मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है कि एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमेना इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ वन और मिनिमम लॉस। अगर तो एक में सक्सेसफुल हो गए बहुत अच्छा, और अगर नहीं हो पाए तो कोशिश ये रहेगी कि कम से कम लॉस जो हैं वही बनाने पड़े। ठीक है। सेकंड कोर एरिया और सेकंड थ्रस्ट एरिया ऑफ स्टडिंग फिजिक्स इज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या मतलब है? देखिए, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे फिनोमेनाज हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। उन कॉम्प्लेक्स फिनोमेनाज को सिंप्लीफाई करके समझना ही फिजिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है। एक छोटी सी एग्जांपल और कोट करता हूं जो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी थी। अगर हम लोग किसी लेमैन से पूछें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोसेस क्या है, क्या आप ये समझा सकते हैं? तो वो बोलेगा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मेरे बस की बात नहीं है। मैं भी अभी अगर आपसे पूछूं तो थोड़ा सा आप हेजिटेट कर जाएंगे, बट अब मैं आपको समझाता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बनती है। हम लोगों ने एक आर्मेचर कॉइल ली, उस आर्मेचर कॉइल के सराउंडिंग में दो पावरफुल मैग्नेट्स रखी। उन पावरफुल मैग्नेट्स के बीच में उस कॉइल को रोटेट करा, मैकेनिकल एक्शन। रोटेट करने के बाद उस कॉइल के साथ लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद ए एरिया। ओके, एनीवे, तो दो मैग्नेट्स के बीच में एक आर्मेचर कॉइल रखी और उस कॉइल को रोटेट करा। तो जब कॉइल को रोटेट करते हैं तो
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उस कॉइल के साथ लिंक हो रही हैं, वो लगातार बदलती हैं, चेंज होती हैं। माने मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो लगातार चेंज होता है, राइट। और यहां पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। फैराडे ने अपने इनिशियल डेज में एक्सपेरिमेंटेशन करके ये बताया कि जब भी किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के या वायर के दो एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जनरेट होती है। और वो वाली जो वोल्टेज है वो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर्स जो हैं, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स से पुश करती है और इलेक्ट्रिक करंट बनता है। वो इलेक्ट्रिक करंट ओवरहेड वायर्स की मदद से पावर हाउस से हम अपने घर तक ले आते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोसेस, कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है इलेक्ट्रिसिटी बनने का। उस कॉम्प्लेक्स फिनोमेना के हम लोगों ने पार्ट्स करे, स्टेप्स बनाए कि पहले ये काम होता है, फिर ये काम होता है, फिर ये काम होता है, फिर ये काम होता है, और फिर उसको समझ लिया। तो इस फिनोमेना को क्या नाम दिया, रिडक्शनिज्म। क्या नाम दिया, रिडक्शनिज्म। तो फिजिक्स के दो थ्रस्ट एरियाज हैं, कौन कौन से, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, राइट। अब आप लोगों के दो क्वेश्चंस रेडी हो चुके हैं इस लेक्चर की और पिछले लेक्चर की डिस्कशन में से। एक है व्हाट इज फिजिक्स, बड़ा सिंपल आंसर है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। अगर आप लोगों में हिम्मत है सो यू कैन राइट एफर्ट्स टू गेट क्लोज टू गॉड। फिजिक्स की डेफिनेशन बोल रहा हूं। व्हेनेवर आई विल गेट चांस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम भगवान के नजदीक जा सकते हैं। डोंट थिंक अदरवाइज, डोंट थिंक स्पिरिचुअली, आई एम टॉकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ओके, दूसरा क्वेश्चन, what are the thrust areas of physics? So there are two thrust areas, unification and reductionism. Reductionism की मैं definition भी पढ़ देता हूं, to understand properties of bigger or complex system. The properties of simpler constituents are taken into account. एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, जो सिंपल पार्ट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को पहले समझा जाता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फिनोमेनास को समझा जाता है। सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब अगली चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है कि व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। भाई फिजिक्स का स्कोप क्या है। अब नॉर्मली जब ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है या डिस्कस करा जाता है तो लोगों के मन में स्कोप का मतलब ये हो जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एज ए करियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एग्रीड, करियर अपॉर्चुनिटी तो अच्छी बात है, बट यहां पे हम किस स्कोप की बात कर रहे हैं। पहले यूनिवर्स आया फिर करियर आया, ना कि पहले कैरियर बना फिर यूनिवर्स बना। तो अगर हम लोग चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे तो स्कोप खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। हम लोग यूनिवर्स को स्टडी करते हैं। यूनिवर्स का जो साइज है वो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻28 और हम लोग एक छोटे से एटम के बारे में स्टडी करते हैं, उसके न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, whose size is of the order of 10⁻⁻15।
तो देखो, मैंने आपको एक बहुत बड़ी वैल्यू बताई 10⁻28 मीटर, और एक छोटी सी वैल्यू बताई 10⁻⁻15 मीटर। तो जो स्कोप है फिजिक्स का वो दो डोमेन्स में वेरी करता है। एक है माइक्रोस्कोपिक डोमेन, दूसरा है मैक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रो माने वी डील विथ स्मॉल वैल्यूड क्वांटिटीज, मैक्रो मीन्स वी डील विथ बिगर वैल्यू क्वांटिटीज। तो हम लोग एक न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ते हैं विच इज एज स्मॉल एज 10⁻⁻15 मीटर, और हम लोग यूनिवर्स का भी एनालिसिस करते हैं इन फिजिक्स विच इज एज बिग एज 10⁻28 मीटर। तो -15 से 10⁻28 तक ये हमारा दायरा है, ये हमारा स्कोप है। अगर मैं यूनिवर्स के मास की बात करूं तो यूनिवर्स का जो मास है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10⁻55 किलोग्राम, बहुत बड़ा है। और अगर हम लोग यूनिवर्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिसमें सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जिसके मास के बारे में हमें पता है, इलेक्ट्रॉन, उसकी बात करते हैं तो उसका मास है 10⁻31 किलोग्राम। तो 10⁻31 किलोग्राम से 10⁻55 किलोग्राम, ये स्कोप है फिजिक्स का। कभी किसी ने ये भी पूछा कि सर एक्साइटमेंट क्या है? इस समय मैं अपने आपको जिस मोड के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इजंट इट एक्साइटिंग? मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि इस तरह से मैं अपनी इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर करूंगा। बट दुनिया में कुछ इंसिडेंट होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं एक पर्टिकुलर फैशन में बिहेव करने के लिए। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर फिजिक्स ना होती तो मेरा इस तरह से आपके साथ कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं था। आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े गैजेट्स हम अपने हाथ में लेके घूमते हैं, जितने भी हम लोग नए नए फिनोमिनास के बारे में सुनते हैं, ये सारे के सारे ही फिजिक्स की वजह से हैं। Isn't it exciting? राइट? ओके। अब अगली चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांचेस। इसमें मैं कुछ ज्यादा आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, एक स्टेटमेंट बोलता हूं। वो स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप उसका सिर्फ एक बेसिक सा मतलब समझ सकें। मैथमेटिक्स की जब भी हम लोग बात करते हैं तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स हैंड इन हैंड चलते हैं। ये बोला गया किसी साइंटिस्ट के द्वारा कि मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। जब हम लोगों ने यही बोल दिया कि ऑल द साइंसेस, तो दैट मीन्स कि हम लोग किसी भी साइंस के एस्पेक्ट को बिना मैथमेटिकल एनालिसिस के नहीं समझ सकते। इसी तरह से जो फिजिक्स है वो भी जितने भी हमारी साइंसेस की फॉर्म्स हैं या जो भी और फिनोमिना हम स्टडी करते हैं और ब्रांचेस हम लोगों ने बनाई हुई हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो ये एक ब्रीफ में आपकी बुक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप उसको रीड करिएगा। इट विल बी जस्ट अ नॉलेज डिस्कशन, दैट्स इट। अब अगली जो चीज जो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक चीज है जो और इम्पोर्टेंट बची है जो हमने अब डिस्कस करनी है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स स्टडी करने का वो है यूनिफिकेशन। माने हम लोग बहुत सारी फोर्सेस को या बहुत सारे लॉस को वन रूफ के अंडर स्टडी करना चाहते हैं। बट अगर ऐसा नहीं पॉसिबल तो हम लोग सभी फिनोमिनास को ऑब्जर्व करते हैं और कम से कम लॉज
या कम से कम हेड्स के अंडर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो फिजिक्स में जो पूरी की पूरी यूनिवर्स है उसको 4 फोर्सेस जो है वो गवर्न करती हैं। 4, इन 4 फोर्सेस को हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस। पहली फोर्स आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इन चारों फोर्सेस के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और आप लोगों का ये जो असाइनमेंट है वो इन चारों फोर्सेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आप लोगों ने लिस्ट डाउन करना है, याद करना है, राइट? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था एक मास है और उससे कुछ दूरी पर एक दूसरा मास है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्शन की होगी, और उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, F इक्वल्स G m1 m2 अपॉन r²। दोनों मासेस की प्रोडक्ट लेनी है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका इनवर्स में स्क्वायर करना है। माने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ये अट्रैक्शन की ही होती है, हमेशा अट्रैक्शन की होती है। इसका दायरा, इसकी रेंज बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है। हम लोग दो छोटे से मासेस के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, हम लोग अर्थ और सन के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं। तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन की होती है, और ये सभी ऑब्जेक्ट्स में ऑपरेट करती है। इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेशनल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग जब हमारे सराउंडिंग्स में फोर्सेस को देखते हैं तो सबसे ज्यादा नजर आने वाली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट फिर भी ये इस यूनिवर्स की जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है। थोड़ी देर में मैं इनके मैग्नीट्यूड्स का कंपैरिजन भी आपके साथ करता हूं। दूसरी जो टाइप है फोर्स की वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मटेरियल जो पदार्थ हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है उसके 2 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक है मास, दूसरा है चार्ज। मास पे फोर्स लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। वो चार्जेस रेस्ट पे भी हो सकते हैं, वो चार्जेस मोशन में भी हो सकते हैं। तो जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तब वो जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब चार्जेस मूव करके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, फोर्सेस पैदा करते हैं, उस फिनोमेना को इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोला जाता है। और इन दोनों का जो मेन हेड है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो चार्जेस के बीच में होती हैं, राइट? चार्जेस रेस्ट पे भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं, और इनके बीच में जब चार्जेस रेस्ट पे हैं तो फोर्सेस जो हैं दे आर बीन कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, F इक्वल्स K कांस्टेंट, Q1 Q2, Q इज चार्ज अपॉन r²। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है।
ये वाली फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। और लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। मतलब अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स लें, उनके सेंटर, पहले के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक ये फोर्स लगेगी, माने हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, वो सेंटर ऑफ चार्ज पहले ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट तक लगेगी, माने सेंट्रल फोर्स है। और ये इसकी रेंज भी जो है वो इनफाइनाइट है, और ये स्ट्रॉन्ग है। किससे स्ट्रॉन्ग है? तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग है। कितना स्ट्रॉन्ग है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 रेज़ टू पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, राइट। थर्ड टाइप ऑफ फोर्स जो हम लोगों ने स्टडी करनी है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस यूनिवर्स की जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, सिमिलर चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मास है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रांग है। तो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मासेस के बीच में कौन सा फोर्स हुआ? ग्रेविटेशनल। कौन डोमिनेट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो वो न्यूट्रॉन्स को या प्रोटॉन्स को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। बट उस छोटे से न्यूक्लियस में इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी छुपी हुई है। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हुए भी एक दूसरे से दूर नहीं जाते और एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके बीच में ना तो ये वाली फोर्स डोमिनेट करती है, ना ये वाली फोर्स डोमिनेट करती है। तो एक नई फोर्स डिफाइन करी गई और उस फोर्स का नाम रखा गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो है न्यूक्लियॉन्स के बीच में ऑपरेट करती है। मैंने ऐसा लिखा है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है जो न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स हैं, भले वो प्रोटॉन्स हैं, भले वो न्यूट्रॉन्स हैं, आगे जाके पढ़ेंगे भले कोई और तरह का पार्टिकल है। तो उनके बीच में ये जो फोर्स होती है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये वाला फोर्स अट्रैक्शन का है, इट इज ऑफ अट्रैक्शन। और इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 100 टाइम्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 रेज़ टू पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 10 रेज़ टू पावर 38 टाइम्स। और ये वाला फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है, सेंट्रल नहीं है, अनलाइक ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इसका रेंज भी छोटा है, विद इन द न्यूक्लियस है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर ही है। ठीक है। लास्ट फंडामेंटल फोर्स जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लास 10th में आप लोगों ने थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो का मतलब साइलेंट, एक्टिविटी का मतलब घटना। तो आप लोगों को पढ़ाया गया था कि कई एलिमेंट्स ऐसी होती हैं जो या तो खुद ब खुद अनस्टेबल रहती हैं या हम लोग उनको कुछ बना देते हैं
तो उनमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं अपने आप, इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या गामा रेडिएशंस। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या गामा रेडिएशंस निकलते हैं किसी भी एटम में से, किसी भी एलिमेंट के एटम में से, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस का हिस्सा थे। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका हिस्सा थे, और बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी का मतलब है कि इन पार्टिकल्स को न्यूक्लियस बांध के नहीं रख पाया, तो ये वाले पार्टिकल्स न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए या एटम को स्टेबल बनाने के लिए खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं और उस एटम को और उसके न्यूक्लियस को हल्का कराते हैं। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स निकलते हैं ये रेडियो एक्टिविटी में हम लोग समझते हैं। और वो जब पहले न्यूक्लियस के अंदर थे, बंधे हुए थे, जिस फोर्स से, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स थी, वो उनको बांध नहीं पाई, इसलिए वीक बोल रहा हूं, है न्यूक्लियर ही, बट उनको हमेशा के लिए होल्ड करके नहीं रख पाई। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज वीक न्यूक्लियर फोर्स, राइट। तो ये विद इन द न्यूक्लियस जो पार्टिकल्स हैं उनमें ऑपरेट करती है, शॉर्ट रेंज है और सेंट्रल फोर्स नहीं है, राइट। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करूंगा, भले ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, बट इवन देन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 10⁻25 टाइम्स। अब ये जो पूरी डिस्कशन है, इस डिस्कशन में से आपसे स्कूल एग्जामिनेशन में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि सर इतनी डिस्कशन करी और क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का। हमारा ऑब्जेक्टिव है अपना लेवल बिल्ड करना। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनेशन की वेटेज क्या रहेगी, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पर समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में। दिस विल बी माई ऑब्जेक्टिव। एनीवे, मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर की, इनकी स्ट्रेंथ्स का कंपैरिजन करिए, बताइए। तो अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को 10⁻1 लिख लें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को लिखेंगे 10⁻36, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को लिखेंगे 10⁻38 और वीक न्यूक्लियर को लिखेंगे 10⁻25। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स को यूनिट मान लिया। ये वाला फोर्स इससे 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, ये इससे 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, इससे 10⁻30 टाइम्स वीकर है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 10⁻11 टाइम्स वीकर है, राइट। तो ये हुआ हमारा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फोर्सेस के, उनको आप लोग लिख लीजिए, लिस्ट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और अगर कोई डाउट है तो वो आप मेरे से दोबारा डिस्कस कर सकते हैं।